welcome you all the new session 2021, and I am here Sasti teacher. I am going to elaborate the next topic in rise of नेशनलिज्म इन यूरोप। स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में हमने बहुत सारे टॉपिक जो थे वो हमने कवर कर लिए हैं। जैसे कि हमने पढ़ चुके जैसे एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 जो है आज शुरू होगा। इससे पहले हम लोग द रेवोल्यूशनरीज पढ़े, ठीक है। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में 3-4 टॉपिक थे। कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 था। बहुत सारे टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। ये लगभग अब समाप्ति की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। 1-2 टॉपिक और बचेगा जिसको हम लोग कवर करना है। तो स्टूडेंट, जो हमारा आज का टॉपिक है जो आज हम लोग शुरू करेंगे वो है एज ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है। जो तीसरा टॉपिक है हम लोग का एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टू 1848। प्रिसेप्ट्स करा देते हैं, थोड़ा सा पृष्ठभूमि समझा देते हैं, रिकैप पीछे का हम लोग करा देते हैं कि हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन देखे, इंट्रोडक्शन देखे, इंट्रोडक्शन के बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हम ये देखे, ठीक है। उसमें रेवोल्यूशनरी दे, कंजर्वेटिज्म देखे, लिबरलिज्म देखे। तो आज जो है रेवोल्यूशन का दौर, क्योंकि 1815 के बाद 1815 में जब वाटरलू युद्ध हारा था तो दोबारा से जो यूरोपियन पावर्स थी, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन और पर्शिया, इन तीनों ने मिलकर दोबारा से पूरे फ्रांस मतलब पूरे यूरोप में बेसिकली कहें तो वो क्या कहते हैं कि आपका जो पूरे फ्रांस में नहीं, पूरे यूरोप में, बल्कि आपका ये चालू हो गया, ठीक है। आपका रेवोल्यूशन कह रहे हैं 1815 के बाद पूरे यूरोप में दोबारा से मोनार्की इस्टेब्लिश हो गया। और 1850 से लेके 1830 तक दोबारा से मोनार्की इस्टेब्लिश रहा और कंजर्वेटिज्म आया इसके बाद, ठीक है। लोग देखे कि हमने कंजर्वेटिज्म कल पढ़े थे तो उसमें हमने देखा था कि कंजर्वेटिज्म में क्या क्या हुआ। आज जो हमें टॉपिक कवर करना है वो टॉपिक है एज ऑफ रेवोल्यूशन। तो एज ऑफ रेवोल्यूशन जो है इसमें हमने 3 टॉपिक को पढ़ना है। पहला आएगा 3.1, तीसरा टॉपिक है पहला टॉपिक द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। दूसरा आएगा हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। तीसरा आएगा द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स, ये दोबारा से आएगा। लिबरलिज्म तो आप पढ़ लिए हैं, तो रेवोल्यूशन का दौर फिर दोबारा से शुरू होता है जो पीरियड आता है 1830 के बाद, तो उसको भी हम लोग पढ़ना है, देखना है क्या क्या की चीज़ें हुई, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग देते हैं एज ऑफ रेवोल्यूशन। तो हमने बता दिया एज ऑफ रेवोल्यूशन जो है शुरू हुआ है 1830 से। तो रेवोल्यूशनरीज जो थे, जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे जैसे कंजर्वेटिज्म जो है सिस्टम बढ़ा और उनकी शक्तियाँ बढ़ी, ताकत जैसे बढ़ी, कंजर्वेटिज्म जैसे अपना पावर और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की, रोज की अपने पावर को, तो वैसे वैसे यूरोप के जो अनेक क्षेत्र थे जो छोटे छोटे क्षेत्र थे, वहाँ पे लिबरल एंड नेशनलिज्म का प्रमोट हुआ, वहाँ लोग आगे आए, ठीक है। तो जैसे जैसे कंजर्वेटिज्म अपना पावर बढ़ाया, लिबरलिज्म और नेशनलिज्म का प्रमोट भी उतना ही तेज़ी से बढ़ा। अब ये नेशनलिज्म और लिबरलिज्म को प्रमोट करने वाले जो रेवोल्यूशनरीज थे वो कौन थे? वो बेसिकली जो रेवोल्यूशनरीज थे वो बेसिकली एलिट वर्ग के मेंबर थे। एलिट का मतलब अभिजात वर्ग जो पढ़ा लिखा था, ठीक है, जिसके पास आइडिया थे। तो उनमें थे कम्बिनेशन ऑफ, अगर हम बात करें कम्बिनेशन ऑफ, अगर रेवोल्यूशनरीज की बात करें तो उसमें कौन कौन आते हैं? तो उसमें आएंगे आपके एजुकेट एलिट मिडिल क्लास जो था वो प्रोफेसर्स था, स्कूल टीचर्स थे, क्लर्क्स थे, कमर्शियल जो मिडिल क्लास था, ये सारे लोग थे इसमें आते थे, ठीक है। 1830 में क्या हुआ था? फ्रांस में ही फेल्ड हुआ, ठीक है। फ्रांस में ही दोबारा से फर्स्ट रिवोल्ट जो हुआ 1830 में जुलाई में हुआ, ठीक है। जुलाई में दोबारा से रिवोल्ट स्टार्ट होता है और जो रिवोल्ट दोबारा टर्म में स्टार्ट हुआ वो दोबारा फ्रांस से ही शुरू हुआ। फ्रांस में दोबारा से रिवोल्ट स्टार्ट होता है जुलाई 1830 में, जुलाई 1830 में। वहाँ उस समय का जो राजा था वो राजा जो था बर्बो डायनेस्टी का बिलोंग करता था, वो भी
मतलब बर्बन डायनेस्टी जो आप पढ़ चुके हैं तो उसको बर्बो बेसिकली कहा जाता है, बर्बन। तो वो राजा जो थे वो लुइस जो थे, उनका नाम था लुइस फिलिप, पूरा नाम उनका लुइस फिलिप था। ये राजा बने थे 1815 में, जो दोबारा से मोनार्की एस्टेब्लिश की गई थी और नेपोलियन को मारा गया था वाटरलू के युद्ध में। उसके बाद से दोबारा ये राजा बने थे फ्रांस के। तो इनको भी गद्दी से उखाड़ फेंका गया था, ठीक है, राजा को हटाया जा चुका था। तो ड्यूक मेटरनिक ने एक स्टेटमेंट दिया था, आपको याद होगा पिछले प्रीवियस टॉपिक में जब हम पढ़ाए थे तो याद कि ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था जिसका नाम था ड्यूक मेटरनिक, उसने क्या स्टेटमेंट दिया था, उसमें ये कहा था कि फ्रांस जब स्नीज करता है, छींकता है, तो बाकी सब यूरोपियन कंट्रीज को सर्दी लग जाती है, जुकाम हो जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी क्रांति की स्टार्ट जो होती थी वो फ्रांस से ही होती थी, तो सब डर जाते थे। तो विद्रोह जो शुरू हुआ जुलाई के बाद, जब जुलाई ख़त्म हुआ तो जुलाई के बाद, ठीक है, जुलाई के बाद ये रेवोल्यूशन जब स्टार्ट हो गया फ्रांस में, तो उसी मंथ में, जुलाई में महीने में ही, सॉरी जुलाई की बात कह रहे हैं, जुलाई महीने में ही यूरोपियन कंटिनेंट ब्रसल्स जो जगह है, ब्रसेल्स में दोबारा मतलब विद्रोह हुआ। अब ब्रसेल्स जो है नीदरलैंड, विद्रोह हुआ, जिसके बाद नीदरलैंड जो ब्रसेल्स में रिवोल्यूशन हुआ था, विद्रोह हुआ था, उसके बाद जो नीदरलैंड था वो यूनाइटेड किंगडम से अलग हो गया। नेशनलिज्म वहाँ प्रमोट हुआ, वहाँ लोग विद्रोह किए, रेवोल्यूशनरीज ने प्रोटेस्ट किया, और उसके बाद से जो ब्रसेल्स था, मतलब वो जगह है, उसके बाद जो नीदरलैंड एक छोटा सा पार्ट था पहले यूनाइटेड किंगडम का, जो उसका पार्ट हुआ करता था, वो अब अलग हो गया, ठीक है, उससे अलग हो गया। अब हम देख चुके हैं कि मतलब पढ़ रहे हैं, जैसे कि ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, तो रेवोल्यूशन, एज ऑफ रेवोल्यूशन हम पढ़ रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ हुए थे। तो पहला हमने देखा कि रेवोल्यूशन जो शुरू हुआ फ्रांस से, उसके बाद उसकी देखा देखी ये रेवोल्यूशन पहुंच गया कहाँ, यूरोप के दूसरे देश जो थे, जैसे यूनाइटेड किंगडम था, गणराज्य था, वहाँ पहुँचा। वहाँ पे क्या हुआ कि ब्रसेल्स में एक विद्रोह हुआ, उस विद्रोह में जो यूनाइटेड किंगडम का पार्ट था नीदरलैंड, अब वो अलग हुआ था। एक और घटना हुई थी जो ग्रीस ने किया, ठीक है, ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ। इसने पूरे एलीट वर्ग का अपना ध्यान खींचा, ठीक है। ये घटना हुई थी आपको ऑटोमन एम्पायर में। ऑटोमन एम्पायर उस समय का होता था, ईरान और तुर्की वगैरह सब मिलके होते थे, ठीक है, और ये बहुत बड़ा एम्पायर था, मुस्लिम एम्पायर था, और ग्रीस उसका पार्ट था उस एम्पायर का, ठीक है। तो ये एलीट वर्ग का अपना ध्यान खींच लिया। जो अभी बताएं कि ये जो मिडिल क्लास एलीट सोसाइटी था, ये काफ़ी पढ़ा लिखा था, एजुकेट था, तो इसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। कैसे हुआ कि वहाँ जो था ग्रीस पे, जो ग्रीस पार्ट हुआ करता था पहले ऑटोमन एम्पायर का, तो जो वो मतलब विद्रोह शुरू हुआ, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीस, ये ऑनवर्ड 15 सेंचुरी से, 15वीं शताब्दी से ग्रीस जो था वो पार्ट था किसका, वो पार्ट था ऑटोमन एम्पायर का, ठीक है, हिस्सा था उसका, ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। यूरोप में रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म की प्रगति से ही ग्रीस का इंडिपेंडेंस के लिए संघर्ष 1821 से शुरू हो गया था, कि 1821 से ही उसने अपने लिए मतलब संघर्ष चालू कर दिया था कि अब हमें इंडिपेंडेंट चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, हम किसी भी एम्पायर का पार्ट में नहीं रहेंगे और ना ही हम उसके दबाव में रहेंगे। तो ये सारा सिस्टम चालू हो गया, ठीक है। ग्रीस के जितने भी नेशनलिस्ट थे जो अपने लिए लड़ रहे थे आज़ादी के लिए, तो उनको बाहर से भी सपोर्ट मिला। बाहर के जितने भी कंट्रीज़ थे वो भी उनको सपोर्ट किए, और जो एग्जाइल किए हुए ग्रीसियन थे, एग्जाइल किए हुए ग्रीसियन ने नेशनलिस्ट को सपोर्ट किया। जो एग्जाइल मतलब होता है देश निकाला, तो जो निष्कासित किए गए मतलब ग्रीस थे, उन्होंने जो नेशनलिस्ट थे ग्रीस के, उनको उन्होंने सपोर्ट किया, और यूरोपियन सोसाइटी ने उनका समर्थन किया था, क्योंकि वो मानते थे, पश्चिमी यूरोपियन के लोग मानते थे, समर्थन मिला, और ये मानते थे कि यूनानी संस्कृति जो है, यूनानी जो कल्चर है वो काफ़ी अच्छी है, उसके प्रति वो सिंपैथी रखते थे, सहानुभूति रखते थे। तो इसलिए वो मतलब ग्रीस के खिलाफ, यानी ग्रीस यानी यूनान के सपोर्ट में आए, ठीक है। तो जैसे
पोइट और आर्टिस्ट ने भी अपनी भूरी भूरी प्रशंसा की ग्रीस की। पोइट और आर्टिस्ट ने ग्रीस की सभ्यता को मतलब पालना बता दिया। क्रेडिटर ऑफ मतलब उसको हम क्या कहें, एक मिनट, हाँ, क्रेडिटर्स बताया, क्रेडिटर करें, क्रेटर पालना बताया कि सिविलाइज जो सोसाइटी है जो ग्रीस की थी वो काफ़ी अच्छी थी, और वो ग्रीस जो है वो काफ़ी कल्चरल के मामले में बहुत अच्छा था, तो उसको पालना बता दिया। ठीक है, अब इसकी प्रशंसा पोइट और आर्टिस्ट भी करने लगे। ठीक है, बहुत सारे पोइट ने यहाँ तक कि इनके लिए फंड इकट्ठा किया। कोई भी रेवोल्यूशन लड़ने के लिए फंड चाहिए, तो उसके लिए फंड इकट्ठा किया। किसके लिए? ग्रीस के लिए। ग्रीस जो अपनी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ रहा था ऑटोमन एम्पायर तुर्की से, उस समय जो बहुत बड़ा एम्पायर था, और उस समय उस एम्पायर के जो शासक थे वो मुस्लिम वर्ग से थे, उनके खिलाफ। तो इसमें जो यूरोपियन लोग थे वो काफ़ी हद तक मदद किए। एक इंग्लिश पोइट थे जिनका नाम था लॉर्ड वायरन, उन्होंने धन इकट्ठा किया था, जो अभी आपने बताया। और जब युद्ध शुरू हुआ तो युद्ध में भी शामिल हुए ग्रीसियन के लोगों के साथ, ग्रीस के लोगों के साथ युद्ध में गए वो जो लॉर्ड वायरन थे, और जहां उनके 1834 में 24 में सॉरी